Hello everyone, this is Lokesh and you all are watching LTC Tutorials. So students, आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो आपके एकेडमिक एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है अनडाउटेडली, साथ ही साथ ये नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की तरफ चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई दो एटम्स के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिनको कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इनकी आपसी शेयरिंग से या म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इजंट इट? और एटम्स में जो ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कहां पे सिचुएटेड होते हैं? ऑर्बिटल्स में सिचुएटेड होते हैं. ये सब बातें आपको पता होंगी. ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. ओके, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि कैसे दो एटम्स पास आएंगे और कैसे इन दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने से कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दो साइंटिस्ट्स, कौन से? हिटलर और लैंडन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने इसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए. ऑलराइट, so the first postulate is covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals. For this overlapping, atoms should come close to each other. Okay, now the second postulate, which is considered as a very important postulate, was that only the half filled orbitals with electrons of opposite spin overlap. Alright, for example, अगर हम किसी दो एटम्स के ऑर्बिटल्स को कंसीडर करें, जैसे कि 2s और 2s, यहाँ पे दो हमने ऑर्बिटल्स लिए हुए हैं, तो एक जो 2s ऑर्बिटल है वो एक एटम का है और जो दूसरा 2s ऑर्बिटल है वो दूसरे एटम का है. तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग तभी शो करेंगे जब ये दोनों हाफ फिल्ड होंगे और साथ ही साथ इनमें सिचुएटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन में होंगे. इस पोस्टुलेट का मतलब ये है कि ओवरलैपिंग तभी होगी जब ये दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे और साथ ही साथ इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे. ऑलराइट, और ध्यान रहे ओवरलैपिंग हमेशा दो डिफरेंट एटम्स के बीच में होती है. दो सेम एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग कभी नहीं हो सकती. ऑलराइट, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग हमेशा दो डिफरेंट एटम्स के बीच में होगी. सो सपोज हमने 2s और 2s में, यानी कि एक 2s ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन भरा और दूसरे 2s ऑर्बिटल में भी दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, इजंट इट? और दोनों की स्पिन हमने चेंज कर दी. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों एटम्स के 2s ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड भी हैं और दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन कैसी है? अपोजिट है. ऑलराइट, सो दिस इज अवर सेकेंड पोस्टुलेट दैट जो भी दोनों ऑर्बिटल्स होंगे वो तभी ओवरलैपिंग करेंगे जब वो हाफ फिल्ड होंगे और साथ ही साथ उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के होंगे. नाउ द थर्ड पोस्टुलेट, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इज दैट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. इट मीन्स दो ऑर्बिटल्स के बीच में जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, या कह सकते हैं उतना ही ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां से एक कंक्लूजन और निकल के आता है कि किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ऑलराइट, हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इट मीन्स उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही कम होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पास पास में होगी और ऑर्बिटल्स या एटम्स पास पास आ जाएंगे
तो जाहिर सी बात है जब कोई एटम्स पास पास आ जाएंगे तो उनके बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो तो शॉर्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो इसी वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाने की वजह से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पास पास होगी और इसी वजह से बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। ओके, सो नाउ द फोर्थ पोस्टुलेट इज दैट हमने ये तो समझ लिया कि एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनती है, लेकिन स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग भी दो तरीके की होती है। सो two types of overlappings are possible in between the atomic orbitals. First is axial overlapping, or we can also say it as head-on overlapping, and the second is side-wise overlapping. Okay, so students इस तरह की जो अब हम लोग पहले तो समझेंगे axial overlapping के बारे में। So students इस तरह की overlapping में जो atomic orbitals होते हैं वो अपनी axis के along overlap करते हैं। Alright, one of the most important conclusion जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से निकल के आता है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उससे जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ऑलराइट, सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग से दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। ऑलराइट, और दूसरी तरफ अगर हम ओवरलैपिंग देखें तो दूसरी तरफ की ओवरलैपिंग जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है वो है पैरेलल ओवरलैपिंग, या जिसको कि हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। सो इस तरह की ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तब उस टाइम पे एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। ऑलराइट, वो पाई बॉन्ड होता है। सो जब हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग या जिसको कि हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, अगर ये होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, उससे सिग्मा और इससे पाई। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स वन अनदर पॉइंट विच वी शुड kept in mind is that the overlapping of orbitals must have same sign and also have same orientation. Students, हम सभी ये बात जानते हैं कि ऑर्बिटल्स वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन्स के डुअल नेचर शो करने की वजह से हम ये कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव होती है। ऑलराइट, तो मान लीजिए कि ये एक वेव है, आपके सामने जो दिख रही है वो एक वेव है इलेक्ट्रॉन की। तो इस वेव में जो अपर पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बिलो पोर्शन होगा उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एज लाइक दिस। आप देख सकते हैं इस इमेज में। सो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होते समय उन ऑर्बिटल्स का साइन और ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? यस, सेम होना चाहिए। अगर साइन और ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स की साइन और ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल हो पाएगी। मींस अगर हम ये दो पी ऑर्बिटल्स लें तो इन दोनों पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग तभी होगी जब दोनों के साइन सेम होंगे। ऑलराइट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट इमेज है उसमें क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है दो पी ऑर्बिटल्स हमने लिए, और इन दोनों ही पी ऑर्बिटल्स का जो साइन है जहां से वो ओवरलैप करेंगे, एक्सियली ओवरलैप करेंगे, वो प्लस प्लस वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या लिया है, सेकेंड पॉइंट में हमने फिर से पी ऑर्बिटल लिया है, और इस बार हमने क्या किया है, नेगेटिव साइन वाला जो लोब है उसको हमने पास पास रखा है। तो जो दोनों नेगेटिव साइन वाले लोब जब पास में आएंगे तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट इन दिस थर्ड पॉइंट हमने क्या किया है, दोनों पी ऑर्बिटल्स तो पास पास लाए हैं, बट एक पी ऑर्बिटल्स जो का लोब जो है वो नेगेटिव रखा गया है और जो दूसरे पी ऑर्बिटल का लोब है वो पॉजिटिव रखा गया है। लेकिन इस केस में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बिकॉज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों ही ऑर्बिटल्स की जो साइन है वो कैसा होना चाहिए,
सेम होना चाहिए, लेकिन इस केस में दोनों साइन अलग अलग है, एक का साइन माइनस है तो दूसरे का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। अब जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या हुआ है, इसमें भी दो पी ऑर्बिटल्स लिए हैं, लेकिन इसमें हमने एक पी ऑर्बिटल मतलब दोनों पी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन चेंज कर दी है। ऑलराइट, दोनों पी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन चेंज कर दी गई है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। ओके, सो ओवरलैपिंग पॉसिबल होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो साइन सेम होना चाहिए और दूसरा ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। ऑलराइट, सो इन सब से यही कंक्लूजन फॉर्म होता है कि अगर सेम साइन और सेम ओरिएंटेशन होगा तभी ओवरलैपिंग होगी और तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए इन टू टाइप्स के बॉन्ड्स को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड हमने पढ़ा है वो है सिग्मा बॉन्ड। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में जान चुके हैं पहले ही कि सिग्मा बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the end-to-end or head-on overlapping of atomic orbitals along with its own axis. Alright, so this overlapping is called head-on overlapping or axial overlapping. Okay, so students, चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से atomic orbitals की overlapping से sigma bond का formation होता है। So there are three types of orbital overlapping which forms sigma bond, that are SS overlapping, SP overlapping and PP overlapping. Okay, so our first type of overlapping is SS overlapping. So students, इस केस में दो एटम्स के s ऑर्बिटल्स आपस में अपनी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे, लेकिन जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि ओवरलैपिंग करने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो होनी जरूरी है। तो वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सो जो पहली है वो ये है कि दोनों s ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों s ऑर्बिटल का साइन और ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो जैसा कि आप जानते हैं s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हमको होती हुई दिखेगी, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। यहाँ पे दो s ऑर्बिटल्स लिए गए हैं अलग अलग एटम्स के, और दोनों ही s ऑर्बिटल्स स्पेरिकली सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए इसमें ओरिएंटेशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट जो एक कंडीशन है वो फॉलो होनी जरूरी है, वो ये है कि साइन सेम होना चाहिए और दोनों ही एटम्स में, दोनों ही ऑर्बिटल्स में जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो अपोजिट होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे फॉलो हो रही है, दिस मीन्स यहाँ पे SS ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ऑलराइट, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दोनों ही s ऑर्बिटल के साइन कैसे हैं? सेम है, और दोनों ही s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं। तो इस केस में दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, और SS ओवरलैपिंग होने से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, सो s ऑर्बिटल, यहाँ से एक कंक्लूजन, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये निकल के आता है कि जो s ऑर्बिटल है इट कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड ओवरलैपिंग, दैट इज sp ओवरलैपिंग। सो इस ओवरलैपिंग में एक एटम का s एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड होगा और सेम साइन का हो, सो इस s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दूसरे एटम के p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ होगी जो कि हाफ फिल्ड और सेम साइन का होगा। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल्स डम्बल शेप का होता है, और जब s और p ऑर्बिटल्स आपस में अपनी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही s और p ऑर्बिटल्स के साइन सेम हैं और दोनों ही ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं, तो इस केस में दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी और sp ओवरलैपिंग होने से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऑलराइट, नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड ओवरलैपिंग, दैट इज pp overlapping. Okay, the mutual overlap between two half-filled p orbitals of two atoms is called pp overlapping, and the covalent bond formed is known as pp bond or sigma bond.
ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, देयर आर 3 इन नंबर्स। एक होता है px ऑर्बिटल, दूसरा होता है py ऑर्बिटल और तीसरा होता है pz ऑर्बिटल। लेकिन इन px, py और pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से केवल एक ही p ऑर्बिटल ऐसा है जो एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकता है और बाकी के जो दोनों p ऑर्बिटल्स होंगे वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। सो इसलिए हम लोग इस pp ओवरलैपिंग के वाले केस में दोनों एटम्स के केवल उस p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग कराएंगे जो एक्सियली ओवरलैप होते हैं, क्योंकि यहां पर हम सिग्मा बॉन्ड बनाना है हमें, जो कि सिर्फ p ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से ही बनेगा। सो इसीलिए हम लोग वही एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे जो एक्सियली ओवरलैप करेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दो एटम्स के p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड होंगे और सेम साइन के होंगे, ये दोनों आपस में अपनी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे और pp ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ऑलराइट, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, हमने यहाँ पे दो p ऑर्बिटल्स लिए हैं जिनकी की ओरिएंटेशन सेम है और जिनका की साइन और जो हमारा स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो भी सेम है। तो इससे जो ओवरलैपिंग हुई वो हुई pp ओवरलैपिंग और इससे जो बॉन्ड बना वो बना सिग्मा बॉन्ड। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड which is formed in such a way that the atomic orbitals overlap when their axis remains parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. In simple words, we can say that pi bond is formed only when there is a sidewise overlapping of atomic orbitals. That is why this type of overlapping is called as parallel overlapping or lateral overlapping. So students, let's know about the different types of overlapping which can cause the formation of pi bond. So here also there are 3 types of orbital overlapping which forms pi bond. So our first type of overlapping is p pi overlapping, second is p pi d pi overlapping, and the third is d pi overlapping. So for class 11 you only have to study about p pi overlapping. So let's start to study about this p pi overlapping. So students, as you all know that the p orbitals are directional in nature and are 3 in number, and also p orbitals can overlap with other atomic orbitals in 2 ways. That means they overlap in axial way as well as in sidewise or lateral way. But in the case of p pi overlapping, both the p orbitals of different atoms overlap in sidewise or lateral way. Alright, so जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि दोनों ही जो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों अपनी एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ओके, और जब ये दोनों p ऑर्बिटल्स क्लोज आएंगे तो इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी जिसको कि हम p pi ओवरलैपिंग कहेंगे, और इस p pi ओवरलैपिंग से जो बनने वाला बॉन्ड है वो होगा पाई बॉन्ड। ओके, इस p pi ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड केवल p pi ओवरलैपिंग से ही नहीं बल्कि 2 और टाइप की ओवरलैपिंग जो कि अभी हमने डिस्कस की उससे भी फॉर्म हो सकता है, जो कि है p d ओवरलैपिंग, जिसमें एक एटम का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल और दूसरे एटम का हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, और दूसरी ओवरलैपिंग है d ओवरलैपिंग जिसमें कि दोनों एटम्स के हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और d ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बनाएंगे। ओके, बट स्टूडेंट्स, you only have to study what? You only have to study about p pi overlapping because p pi d pi and d pi overlapping comes in higher classes. Okay, so students, अगर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कंपेयर करें तो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो डिपेंड करती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कितना ज्यादा ओवरलैप हुए हैं। ऑर्बिटल्स जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे ना, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इस केस में
एक्शियल वे में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उससे जो बनने वाला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होगा और वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक और बात जो याद रखने वाली है आपके लिए वो ये है कि जो दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ऑलराइट, फिर बाकी के जो बॉन्ड्स बनेंगे वो पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं, लेकिन पहला बॉन्ड जो अगर दो एटम्स के बीच में बनेगा वो हमेशा हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा. ऑलराइट, जैसे अगर हम एग्जांपल लें N2 गैस का, तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं N ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, तो इसमें 3 बॉन्ड्स हैं. जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी के जो दोनों बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे. ऑलराइट, now students, let's have a quick recap about the postulates of valence bond theory. So the first point is covalent bonds are formed when two valence orbitals, or we can say half-filled orbitals belonging to two different atoms overlap on each other. Second point is presence of many unpaired electrons in outer shell enables to form multiple bonds with other atoms while the paired electrons do not take part in bond formation. Alright, the third point is covalent bonds are directional in nature and are also parallel to the region corresponding to atomic orbitals. So the fourth postulate is two types of bond forms by overlapping of orbitals. Pi bond are formed from sidewise overlapping, whereas sigma bonds are formed from axial overlapping of atomic orbitals. Alright students, so every theory has some limitations in it. Okay, so students, now let's talk about some of the limitations of valence bond theory. So the first limitation is that this theory failed to explain about the tetravalency of carbon. Okay, now the second limitation is this theory assumes that electrons are localized in certain areas. And the third limitation is that this theory does not explain about the energy possessed by the electrons, or we can say the energy levels of the electrons. Okay, so these are some limitations which this valence bond theory couldn't explain. So students, now this is the end of the video on this topic, valence bond theory. In my next video on chemical bonding, I will cover everything about hybridization. So I hope you like my today's video. If you like my today's video and found it very much helpful, so please like it, share to everyone, and if you are new to my channel, so please subscribe and show your support. So thank you so much.